जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। किसी तारफ के मुताज नहीं है, यूएस बेस्ड बिजनेसमैन है, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है और प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बड़े इन्होंने सपोर्ट की रिपब्लिकन पार्टी में है। और वहां से बैठ के साउथ एशियन पॉलिटिक्स को बड़ा केयरफुली देखते हैं। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। सर, पहले भी बात हुई आपसे, लेकिन थोड़ी डेवलपमेंट्स और हुई हैं और जानना चाहता हूं कि आप तो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में, मैरीलैंड में बैठे हुए हैं और ट्रैवल करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में तो ये समझ आ रही है कि अमेरिका और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो जमूद का शिकार हैं, वो स्टैटिक हैं, वो चल ही नहीं पा रहे। आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जरा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, असल में इसको मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं और मैंने आज तकरीबन मैं 10 पॉइंट बताना चाहूंगा कि किस वजह से पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इससे किधर जा रहे हैं, रिलेशनशिप क्या इस जमूद में क्यों पहुंच चुके हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बात है, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया तो पहला जो इनको एतराज था वो जनवरी 20 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उमर सईद शेख के हवाले से। वो, और आपको शायद पता हो कि अभी तक जो कम्युनिकेशन हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, उसमें टोनी बिल्किन हैज गिवन हिज रिजर्वेशन रिगार्डिंग दैट डिसीजन। दूसरा जो पॉइंट मैं इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो मैं 10 पॉइंट मेरी नजर में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो अफगान फैक्टर है। अफगान फैक्टर से आगे रिलेशनशिप, अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की वो सिर्फ अफगान मैटर है, उसके अलावा नहीं है। और बिलखसूस इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सेटबैक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो उस पीरियड में पाकिस्तान को एक खास तवज्जो, एक की एलाय समझा जाता था अफगान फैक्टर में। लेकिन आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टोनी बिल्किन, वो इस चीज से उनका अपने व्यूज हैं। वो पाकिस्तान को सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि एक उनका लेटर जो उन्होंने गनी साहब को लिखा था अफगानिस्तान के सदर को, वो लीक हो चुका है, जिसमें उन्होंने दूसरी पार्टीज का भी जिक्र किया है। तो पाकिस्तान का एक स्पेशल स्टेटस जो ट्रंप पीरियड में था वो लूज कर गया पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो डोनाल्ड ट्रंप सिंड्रोम है अमेरिका में, कि जो बाइडेन है वो हर उस चीज को डिफ्यूज करना चाहते हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। बल्कि जो मेरा पॉइंट था कि पाकिस्तान का एक खसूसी स्टेटस था अफगान हवाले से, जालमे खलीलजाद के जो खासकर रिलेशनशिप उस दौरे पाकिस्तान में होते रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी क्यादत और मिलिट्री क्यादत के साथ जो उनके रिलेशनशिप थे वो थोड़े बैक बर्नर पे चले गए, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज खत्म करना चाहती थी जो डोनाल्ड ट्रंप करके गए। तीसरी बात यह है कि बाइडेन साहब का अपना एक्सपीरियंस while he was a chairman of the foreign relations committee within the US, उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशनशिप को कई कई जगहों पे उसका उतार चढ़ाव देखा उन्होंने। और एक माइंड सेट है स्पेशल, उसमें माइंड सेट ये है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान से हर चीज खरीदी जा सकती है। एक वो उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी। अब मैं पांचवें पॉइंट पे आऊंगा कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, जब ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ अ फॉरेन रिलेशन कमेटी, उस वक्त इंटरनेशनल अरीना पे क्या इंपैक्ट, क्या उस वक्त वाकयात क्या थे, और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि रेमंड डेविस का केस उनके वाच पे आया while he was a वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इंटरनेशनल थी, उसामा बिन लादेन का मिलना पाकिस्तान से, नंबर 2। तीसरे पॉइंट पे उस दौर में सलाला चेक पोस्ट का हादसा हुआ, जहां पे फ्लॉयड ऑस्टिन जो उस वक्त ही वाज लीडिंग द, सो 3 ये हादसात हुए जब बाइडेन वाज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो एक एतमाद का फैक्टर, ये मेरा 5वां पॉइंट है। छठा मेरा पॉइंट है कि इंडियंस डायस्पोरा और इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट एट द कॉर्पोरेट लेवल इन अमेरिका और इन द व्हाइट हाउस, उनका इन्फ्लुएंस, ये एक छठा फैक्टर है। 7वां फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के माजी में अमेरिका के साथ क्या रिलेशनशिप थे, और उसमें मैं फिर दोबारा यही समझूंगा, उसमें बिलखसूस मैं ये कहूंगा हमारे जितनी रिलेशनशिप रहे हैं नीड बेस्ड रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप ऐसे ही थे, कभी ऊपर आ जाते थे कभी नीचे जा रहे, जिस तरह कहते हैं कि ही वाज एलाइड बट व्हेन दे वर, अब एलाय इस किस्म का था भी, एक तरफ से बेस्ट एलाय और दूसरा ड्रोन अटैक भी मुसलसल हो रहे थे। तो पाकिस्तान के माजी को, रिलेशनशिप को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखती है तो दे गेट कंफ्यूज्ड।
अब पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह के हालात हैं। और छठा इसमें आठवीं जो बात मैं आखिरी पॉइंट, नॉट आखिरी, आठवां पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने जो लॉबी फर्म यहां पे हायर की है, हॉलैंड एंड नाइट, वो इन्होंने हायर की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में। वो रिपब्लिकन लॉबी फर्म थी, वो नॉन फंक्शनिंग हो चुकी है। इस वक्त उनका कोई इंपैक्ट नहीं है करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कोई उनके रिलेशनशिप, कोई रवाबत नहीं है इस वक्त डेमोक्रेट व्हाइट हाउस के साथ। नवा फैक्टर जो चाइना फैक्टर है, सी पैक का आना, वो पाकिस्तान को एक एतमाद में एक यूएस उसको दूसरे तनाजर से देखता है। 10वीं बात ये है जो मेरा आखिरी पॉइंट होगा, वो ये है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप, वो इंडिया को एज ए चाइना के खिलाफ अपना एक स्ट्रॉन्ग एलाय समझते हैं। वो समझते हैं जो इंडिया हमें डिलीवर कर सकता है, पाकिस्तान डजंट हैव अ कैपेसिटी टू डू इट। अब उसमें सी पैक का भी एक एतमाद आप फैक्टर कर लें। तो मेरी नजर में ये 10 की फैक्टर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में एक मेजर पोजीशन रखते हैं। अब उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान में कई चेंजेस आ चुकी हैं। अमेरिका फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी अर्ज ये करूंगा। हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी वो होती है जो उसके इंटरनल हालात होते हैं। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को जब इंटरनल पूरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हासिल होगा अपने लोगों का, तो वो फॉरेन अपनी पॉलिसी पे तवज्जो नहीं दे सकते। इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इंटरनल इश्यूज। एक तो पूरा फुल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, एक वास्ट मेजॉरिटी नहीं है, कंट्री इज डिवाइडेड ऑन रेशियल बेसिस, और बल्कि और जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका हिस्सा है। यहां पे अमेरिका में इनको कहा जाता है कि दे आर गवर्नमेंट ऑफ ब्लैक लाइव मैटर, दे आर द गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय इंतीफा। तो एक्सट्रीम फार लेफ्ट, प्रोग्रेसिव एजेंडा, सोशलिज्म। तो एक कंट्री के अंदर भी इस एडमिनिस्ट्रेशन को एक पूरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, एतमाद हासिल नहीं है। इसी वजह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वीक है, और ये वीक थी ओबामा पीरियड में भी जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। आज भी हालात वही हैं। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, इस वक्त कंट्री में ये है कि चाइना के साथ इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आप कोविड को चाइना वायरस कहें तो आप, मेरा मकसद है लोग माइंड करते हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आप किसी स्याह फार्म को स्याह फार्म कह दें तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग ओन इंटरनल इश्यूज, रेशियल बेसिस पे, इकोनॉमी बेसिस पे। और जहां तक देखे ना, ये खुला के बात हुई थी पिछले दौर में कि जो बाइडेन का अपना लड़का 1.5 बिलियन डॉलर्स के बना चुका है चाइनीज रिलेशनशिप के साथ। तो एक फॉरेन पॉलिसी इज कंप्लीटली कंफ्यूज। और जो बॉर्डर इस वक्त हमारे बॉर्डर क्राइसिस, इमिग्रेशन क्राइसिस चल रहे हैं, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ करंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें, जब मैक्सिकन बॉर्डर को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, उस पर किस तरह फोकस करेंगे। तो इस वक्त ये वही बात है जिस तरह ओबामा पीरियड में हमारे इंटरनल उनकी पॉलिसीज थी, प्रमोशन ऑफ सोशलिस्ट एजेंडा, प्रमोशन ऑफ गेज एंड लेस्बियन। अगर आप यहां पे इस वक्त किसी गे को आप गे कह दें तो यू कैन नॉट ग्रो इन दैट जॉब, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपके देखने वालों को, मेरे नजर में अगले दिन बहुत अच्छी है एक चीज है। अगर इस वक्त अमेरिका का आपने फ्यूचर देखना हो, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल इशू देखनी हो, यूएस आर्मी की एक एड चल रही है यहाँ पे टीवी पे। उसमें दिखाया यह जाता है कि एक बच्ची है, वो कहती है कि आई हैव टू मदर्स और आइदर हैव टू फादर्स। और लेटर ऑन वो लड़की आगे जाके आर्मी ज्वाइन करके बिकम अ फाइटर। वर्सेस उसी प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया कि रशिया में आर्मी को रिक्रूट करने के लिए किस तरह की एड चलती है, चाइनीज टीवीज पे आर्मी को एड रिक्रूट करने के लिए। तो ये दिस इज अ इशू विद इन द अमेरिकन सोसाइटी टू प्रमोट द गेइज्म, लेस्बियनिज्म। स्याह फार्म को स्याह फार्म नहीं कह सकते आप। मेरा मकसद है कि आप बिल्कुल एक अजीब से हालात, कंट्री इज कंप्लीटली डिवाइडेड। और बिल्कुल आखिरी जैसे मैं बताना, हमारे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं 22 में, तो डेमोक्रेट पार्टी को बड़ी लिमिटेड सी, बड़ी माइनर सी बढ़तरी हासिल है, जो कि मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कि मैं रिपब्लिकन हूं इसलिए कह रहा हूं, वो खतरे में इनकी जो कमांड लीड है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जॉब भी खतरे में है। 22 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद डेमोक्रेट पार्टी अपनी हाउस में, सेनेट पे तो वैसे 1-2 नंबरों पे है, हाउस में भी अपनी मेजोरिटी लूज कर दे। कंट्री इसलिए डिवाइडेड है। मैं जिस तरह एक आखिरी मिसाल अपने इंटरनल इश्यूज की दूंगा कि 6 जनवरी कैपिटल हिल पे जो हंगामा हुआ था, 180 से ज्यादा इस वक्त अमेरिकन उनको पकड़ा जा चुका है, जेलों में बैठे हैं।
लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जिन लोगों ने व्हाइट हाउस पे अटैक किया था और प्रेसिडेंट ट्रंप को बंकर में ले जाना पड़ा था अंतिफा और ब्लैक लाइव मैटर में, उनके पीछे वो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। उनको आज भी प्रमोट किया जा रहा है। मैं हैरान हूं, ब्लैक लाइव मैटर की फंडिंग $90 मिलियन की फंडिंग है उनकी। 90 मिलियन उनको फंड दिए जा चुके हैं जो कि दे आर यूजिंग अगेंस्ट द रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव। बाइडेन साहब ओपन टीवी पे, ओपन व्हाइट हाउस में, ओपन कैपिटल हिल में कहते हैं कि वी हैव इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स क्या है? रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स, इनको अब इंटरनल थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन के हालात हैं। और आपको अगर इंटरनल हालात ये है कंट्री के, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पॉलिसी को बैलेंस करना, दिस इज द बियॉन्ड अ क्वेश्चन फॉर करंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसमें क्या होगा, हो भी रहा है बल्कि, कि चाइना, रशिया, दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स इन दैट रीजन एंड दे आर सक्सेसफुल इन इट। पाकिस्तान के लिए मैं जिस तरह अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान यूएस चाइना रिलेशनशिप को किसी ने इस तरीके से लिखा कि चाइनीज रिलेशनशिप दे आर एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान। ये दोनों उसको बैलेंस करना पड़ेगा उनको। एसेट भी है, लायबिलिटी है। अगर आप टोटल चाइनीज कॉलोनी बनेगी तो लायबिलिटी है, लेकिन उसको सी पैक अगर सक्सेसफुल होता है तो एसेट है। यूएस रिलेशनशिप इस तरह है, नेसेसरी बट नॉट क्रिटिकल। नेसेसरी जरूर है बिकॉज इट्स अ सोल सुपर पावर, बट इट्स नॉट क्रिटिकल। यूएस इंडिया रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग होंगे, आज अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि बार बार पाकिस्तान को कहे कि डू मोर। जिस तरह माजी की हुकूमतें एक फोन कॉल पे सारा कुछ दे देते थे, सारा कुछ लाइंड अप हो जाता था विद इन द अमेरिकन पॉलिसीज। आज वो हालात ना अमेरिका के मांगने वाले हैं, ना पाकिस्तान के हालात वो देने वाले हैं। ये सारा मेरा लुबे लबाब सारे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। सर आपने तार साहब बड़ा इसको ऑब्वियसली जो स्केच खींचा है, ये बड़ा मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाह रहा हूं पहले, और फिर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का जो विजिट था अभी यूएस यूएन में, मैं वो भी डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्या उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में। ओवरऑल शाह महमूद कुरैशी साहब ये पाकिस्तान में आके तो इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बने हुए हैं, उनके मुल्तान में बैनर और बोर्ड लगे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी, और वो एक और तरफ चल पड़े हैं। ये बताइएगा कि ये जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का बाइडेन में रहना, वाइस प्रेसिडेंट रहना, वहां पे रेमंड डेविस, उसामा सलाला वाला वाकया, और ये जो 2-3 वाकये हैं, ये जो बाइडेन का माजी है, ये कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अमेरिका इन हाउस रिव्यू कर रहा है पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, हर गवर्नमेंट वहां पे करती है। ये माजी बाइडेन का क्या बाइडेन को माजी में रखेगा या आगे लेके जा सकता है? देखिए, इस वक्त जाती तौर पर मुझे पूछे, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं तो इसके कंप्लीटली खिलाफ था कि 47 साल का एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि सियासत जो है पब्लिक सर्विस है, कारोबार या जॉब नहीं है। इन्होंने बिजनेस बनाया, जॉब बनाया, इनके लड़के ने पैसा करप्शन में बनाया, इनका भाई अभी करप्शन में इन्वॉल्व है। ये सियासत नहीं है, ये पब्लिक सर्विस नहीं है। इस बंदे ने अपनी बाइडेन इज अ लॉयर, लेकिन अपना प्रोफेशन छोड़ के वो सियासत में फुल टाइम बैठा रहे, बच्चे पालता रहे। ये कोई एक्सपीरियंस हेल्दी नहीं है, ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो इस एक्सपीरियंस में मैं उस पर दूसरा मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अपने इंटरनल इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जितने एडवाइजर आ चुके हैं, इंक्लूडिंग टोनी बिल्किंस, इंक्लूडिंग ऑस्टिन फ्लॉयड, ये सारे ओबामा सारे एडवाइजर थे। ओरिजिनली दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ ओबामा पीरियड, दिस इज द थर्ड टर्म। ओबामा सारी गवर्नमेंट चला रहे हैं, बाइडेन साहब जो है ही इज नॉट ऑन अ ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट पे अभी भी ओबामा बैठे हैं डिसीजन, और कैमला हैरिस है इस वक्त। तो वो ओरिजिनली सारा ये वो एडवाइजर वही गेम चला रहे हैं जो ओबामा पीरियड में थे। उनका जो एक्सपीरियंस है वो ओरिजिनली मैं तो उसको नेगेटिव लेता हूं, लेकिन वही एडवाइजर बैठते हैं उनके पास, वही उनको एडवाइस करते हैं, और उनके जेहन में भी पाकिस्तान का खाका वही है जो जियाउल हक पीरियड में था, उनके जेहन में वही खाका है जो परवेज मुशर्रफ दौर में था। उनके जेहन में बिल्कुल एग्जैक्टली वो समझते हैं कि यहां से कॉल जाएगी जिस तरह वॉइस राय की जाती थी या क्वीन ऑफ इंग्लैंड की जाती थी और चीजें लेट जाती थी। अब वो दौर ना तो अमेरिका की वो कैपेसिटी रही है, ना फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप है, ना उनकी इतनी रिस्पेक्ट रह चुकी है अमेरिका की पूरी दुनिया में। ये बिल्कुल देखे ना, पिछले 4 महीने में सारी दुनिया देख रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो फलस्तीन के में हुआ है वो देख लें, सीरिया में जो हो रहा है वो देख लें, यमनी जो कर रहे हैं वो देख लें, अब तालिबान जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं इनको आप वो देख लें। तो मेरे पास फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट तो है ही नहीं कहीं पे।
अमेरिका बार बार ये कह रहे हैं वापस आ जाएंगे, हम एयर से ये कर देंगे, फला कर देंगे, लेकिन ये सारे तो दावे बातें हैं, लेकिन देयर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एट ऑल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तार साहब, अभी मैं आता हूं, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो विजिट किया यूएस का, आपने इसको बड़ा क्लोजली देखा होगा, आपके दोस्त भी होंगे जो जारी बात है आपको बताते होंगे। ये बताइएगा कि ये जो एक तो सीएनएन के साथ इंटरव्यू हुआ, वो तो जो कुछ कई लोगों ने उसकी तारीफ की, कई ने उसको क्रिटिकल कहा, मैं खुद इसको इतना पसंद नहीं किया, लेकिन ठीक था। आगे आए तो ये बताएं कि इसको जारी बात है पाकिस्तान ने इसराइल को हिट किया वहां पे, और अभी भी पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो सलाउद्दीन अय्यूबी बने हुए हैं, और वो समझ रहे हैं कि जो मजहबी कार्ड है मैं जितना ज्यादा खेलूंगा, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। वो अमेरिका में बैठ के भी पाकिस्तान की सियासत कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था वोट मैंने वहां पे लेने हैं, काम मैंने वहां करना है, मुझे अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं होना। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की मुझे नहीं लग रहा कि उनको फिक्र थी कि हम एक नई डायरेक्शन में लेके जाना है, जो कि आप अपने पहले पॉइंट में उमर सईद शेख का रेफरेंस दिया कि पहली ट्वीट में मामला खराब हो गए थे। सो हाउ डू यू सी शाह महमूद कुरैशी का विजिट, और ये जो उन्होंने इसराइल लॉबी को हिट किया, वो कितने को एक्टिवेट हो सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए इसराइल लॉबी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वहां पर? देखिए, मैं जाती तो जिस तरह आपने फरमाया चीमा साहब, मैं भी उनके उस इंटरव्यू से खुश नहीं था। मैंने उसको 2-3 दफा उसको बार बार रिवाइंड करके सुना, हर लफ्ज पे जोर देने की कोशिश की। उसमें कुरैशी साहब पहले फ्रंट पे गए, स्टेटमेंट दे के फिर वापस उन्होंने फिर अपना वो सारा साफ भी किया सारा कुछ, और वो स्टम्बल कर रहे थे उसमें, ही वाज नॉट एबल टू क्लैरिफाई हिज पॉइंट्स। और दूसरा जो उनका इंटरव्यू था, इट वाज नॉट, मेरे ख्याल में एज ए फॉरेन सर्विस ऑफ सम डेवलप्ड कंट्री या अच्छे किसी मुल्क का फॉरेन सर्विस फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के इंटरव्यू मेरे ख्याल में नहीं देता। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, ये हकीकत है, इसमें कोई बात नहीं, जो कुरैशी साहब ने बात की है वो हकीकत है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसको रिपीट करना एक इंटरनेशनल फोरम में आप आके आप इशारतन भी चीजें बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात यह है, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि पाकिस्तान में रियासत मदीना एक ऐसे बंदे ने आके उसका आइडियोलॉजी दी है जो सारी जिंदगी खुद वेस्ट में रहा है। एक दूसरा देखें, जिस तरीके से खान साहब और जिस तरीके से तैयब अर्दगान, मैं अगले दिन अपने अमेरिकन दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा यार टर्की सच ए मॉडर्न कंट्री, और उसे पाकिस्तान में देख लो, अपना माजी देख लो, और रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट। तो मैंने उसमें 2 चीजें बताई थी कि तैयब अर्दगान साहब भी ये समझते हैं जब वो फलस्तीन के हक में स्टेटमेंट देते हैं, उनकी रेटिंग, उनके पोल ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूं ये हमारे खान साहब ने बड़ा तजर्बाकार या सियासी स्टेटमेंट है रियासत मदीना का या फलस्तीन का साथ देना, क्योंकि उनको भी पता है जब ये आवाज उठाते हैं, आप इस तरह की बात करते हैं, उनकी भी रेटिंग ऊपर चली जाती है, सपोर्ट साथ ऊपर चल जाए, पोल्स ऊपर चले जाते हैं। इससे अलावा इससे ज्यादा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बल्कि यहाँ पे ये बताऊंगा कि इजराइल बल्कि चीमा साहब आपके प्रोग्राम के हवाले से ही कई दफा जब पाकिस्तान, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मेरे कई इंडियन जो भाई हैं वो इसको रॉन्ग साइड पे ले जाते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं एक मुसलमान हूं, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड आई लव पाकिस्तान एंड आई कैन डाई फॉर पाकिस्तान। मैं हमेशा यहाँ पे भी हर स्पीच में कहता हूँ पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, अमेरिका इज माई होमलैंड, एंड आई वुड लाइक टू सर्व बोथ ऑफ देम एंड इट इज पॉसिबल, आई टेल यू। अब उसमें छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा कि 9 मिलियन इजराइलीज आर ऑलमोस्ट होस्टिंग अ हॉस्टेज ऑफ 2 बिलियन मुसलमान। अब इस चीज को बात करना, अपने इन हाउस चीजों को चेक करना, इससे मैं ना मेरी गद्दारी इस्लाम से है ना मेरी पाकिस्तान से। इसी तरीके से ये लम्हा फिक्रिया जरूर है कि इस वक्त सच अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ ज्यूज इन द वर्ल्ड, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को भी काबू में किया हुआ उन्होंने, और जिस तरीके से इजराइल में भी, और जिस तरीके से मिडल ईस्ट, और देखें आप इजराइल को, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था ये हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरीके से फोकस था उनका इजराइल के ऊपर, जिस तरीके से वो एम्बेसी जेरूसलम में लेके गए, जिस तरीके से जेरेड कुशनर की कमिटमेंट थी, जिस तरीके से यहूदी लॉबी की यहां पे कमिटमेंट है, अगर वो होते तो सऊदी अरेबिया का क्या होना था, पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरह होने थे, बिल्कुल डिफरेंट होने थे। अगर इस पे बात की जाए तो इट्स नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज रियलिटी। मैं ऑलवेज कोशिश करता हूं ये, क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और दूसरा चीमा साहब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, लॉ के बारे में पढ़ता रहा हूं। मैंने अभी जो आपको 10 पॉइंट दिए, दे आर नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, आई हैव रेड समवेयर, आई कैन गिव अ रेफरेंस टू द बुक्स एंड आर्टिकल्स रिटन बाय द पीपल। मैं अल्टीमेटली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी,
लेकिन ये कि मैंने ये आई प्रिपेयर माई सेल्फ, आई लर्न, तो उसमें यही चीजें लर्न की थी। यहूदी लॉबी का तोड़ पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, जो कुछ भी हो। मैं बल्कि ये समझता हूं हमें इनसे सीखना चाहिए। इफ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट एज वेल। मैंने आपका एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। एक दफा मेरा एक यहूदी दोस्त था, डेंटिस्ट था, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार, आर यू गाइस आर जेनेटिकली सुपीरियर देन अस? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसके लिए। उसने मुझे उसका जवाब इस तरह दिया, चीमा साहब, उसने कहा कि जितना हमें दुनिया में जलील किया गया, जिस दिन आप उतने जलील हो जाओगे, आप हमारी तरह ग्रो कर जाओगे। हम शायद अभी उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है। आप देखें, अगर ज्यूज की हिस्ट्री देखें तो किस मुल्क से वो नहीं निकाले गए, चाहे रशिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जितने वो मसाइल से गुजरे हैं, इट मेक देम सुपीरियर। They have created an immune system. They have created their love for Israel. They have created their love for Judaism. So they always perform better. और मैंने खासकर इसमें जब ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च करता हूं, all of us will perform at the best जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं। तो यहूदी अपने सर्वाइवल मोड से होके गुजरे हैं और उन्होंने they have touched the sky। हमारे हालात ये हैं, मैंने पिछली दफा भी क्रिटिसाइज किया था, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को करता हूं। अब हमारे हालात देखें कि लंदन से जाते हैं, लंदन वापस आ जाते हैं। अब इंडिया के हालात मेरे भाई कई दफा समझते हैं कि वी आर बिहाइंड। आप मोदी के हालात देख ले, द कंट्री इज ऑलमोस्ट नॉन लिवेबल। जिस तरीके से वहां पे हालात चल रहे हैं, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट 15वीं सदी का, मुसलमानों से दुश्मनी ली जा रही है 15वीं सदी मुगलों के बेस पे, उन रिलेशनशिप। इन हालात में आप देखें कि इजराइल किधर जा रहा है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर उनसे लर्न करना चाहिए। ये बात करूं तो ये लोग कहते हैं कि शायद हम सपोर्टिंग इजराइल, आई एम विद ज्यूज। दिस इज नॉट रियलिटी। लेकिन जब मेरी मदरलैंड को लोग खराब करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, दुख तो होता है ना फिर इस बात में। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं नहीं समझता कि मैं हूं उन लोगों में से था जो चाहता था कि मुल्क के अंदर सख्त ऑपोजिशन होनी चाहिए और थर्ड फोर्स को आना चाहिए, ताकि दूसरे दो महसूस करें कि कोई और भी पावर में आ सकता है और हमें ये होस्टेज ना बनाए। लेकिन आज जो इमरान खान साहब हमारे साथ कर रहे हैं, अभी मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं, तो हमें वो समझने में ज्यादा आसानी होती है वहां की पल्स को। मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से भी बात की अमेरिका में। आज भी क्या तारड़ साहब, अमेरिका में ये तासुर है कि इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता है? मुझे किसी ने रिसेंटली कहा कि अमेरिका के अंदर उनकी ये जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है, बल्कि मैं आज सोच रहा था, और यकीन करके माने तारड़ साहब, मैं कोई लिगी लिपटी नहीं कर रहा, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार 3 साल इस बंदे को हो गए और ये इसने यूरोप का एक ट्रिप नहीं किया। यार आपके लिए यूरोप की वैल्यू कोई नहीं है? आप अरबों डॉलर वहां पे ट्रेड में कमा रहे हैं, रेमिटेंस आ रहा है, आप उसकी परवाह नहीं करते कि आपने दुनिया के इतने बड़े खित्ते को इग्नोर। इंग्लैंड तक नहीं गए इमरान खान साहब, इनके लिए फॉरेन रिलेशंस की वैल्यू नहीं है। शायद ये मगरब को कुछ समझते नहीं है और मुसलमान दुनिया में जाए जा रहे हैं। आपसे ये पूछना है कि ये जो इनकी मजहबी ओरिएंटेशन, और जो आपने खुद रियासत मदीना का जिक्र किया कि जो बंदा खुद मगरब में रह रहा है हमें यह सिखा रहा है, आप ये बताएं कि अमेरिका में इनको अभी भी तालिबान खान, जो मुशर्रफ दौर में इनको कहा जाता था बिकॉज ही वाज एन अपोलोजिस्ट, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? देखिए, इसको बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी एजुकेटेड डायस्पोरा, वो बिल्कुल इसको क्रिटिकल नजर से देखता है। और ओवरऑल अमेरिकन इवन देन ये समझते हैं कि दे इज सिंपथाइजर विद तालिबान। और खासकर जो आपने बिल्कुल सही आपकी एनालॉजी कि इनका एक भी ट्रिप जो है वो नहीं है, ना यूरोप का है। अमेरिका में तो जनरल असेंबली में 1-2 दफा है, बल्कि मैं ये समझता हूँ खान साहब शौकत खानम की वजह से ज्यादा ट्रिप थे इनके बजाय, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर इनके ट्रिप नहीं है। ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब अपने लिए ये खुद ही कर लेता हूं कि शायद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चाइना इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि शायद वो जानबूझ के इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर ये क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको इग्नोर क्यों कर रही है। जब आप इग्नोर कर रहे हैं वेस्ट को, अमेरिका को, तो अल्टीमेटली उसी का आउटकम होगा ये। और देखिए उसमें बात ये, जिस तरह शायद, और मैं समझता हूं कि शायद खान साहब मुझसे बेहतर समझते हो कि दिस इज व्हाट द सेंटीमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन गलत होगा। मैं हमेशा ये समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस होना चाहिए, कि इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट एन इजी टास्क कि अब जब चाइना के कैंप में हो तो आप समझे कि आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप वैसे ही होंगे, लेकिन खराब भी नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। जो कहते हैं ना कि दरवाजा, ब्रिजेस कभी बर्न नहीं करने चाहिए पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को। जिस तरह के अभी कुरैशी साहब आए हैं, वो भी मेरे ख्याल में जाए यहाँ पे पॉजिटिव के नेगेटिव में इमेज छोड़ के गए हैं, लेकिन चाहिए इनको कि आए यहाँ पे, इनसे भी बातचीत जारी रखें, इंडिया से भी बातचीत जारी रखें।
कश्मीर पे अपने स्टैंड पे खड़े रहें, चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। मैं बल्कि एक और समझता हूं, वाशिंगटन डीसी में बैठ के समझता हूं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, जब अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन पॉलिसी को खुद मुख्तार करें, अपने पांव पे खड़े हों। अपॉर्चुनिटी इज देयर मेरे ख्याल में। लेकिन उसमें मैं एक बात ये कहूंगा, मैं बल्कि सोच रहा था अगले दिन, वो इस लिहाज से हो सकती है, अभी भी आप देखें कि जब हमारे करप्ट सियासतदान जाके शॉपिंग करना समझते हैं कि सेल्फ्रेज और जाके करनी है वहां पे हेरल्ड में, तो बॉन्ड स्ट्रीट पे, तो आगे उनके घर वो किस तरह फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करेंगे? जब अब उनके बच्चे और प्रॉपर्टियां लंदन में और अमेरिका में होंगी, वो किस तरह बैलेंस करेंगे? ये बैलेंस इस तरीके से होगा कि जब आपके सीएसएस के पोस्ट ग्रेजुएशन या चाइना से जाके करेंगे, जब रशिया से करेंगे, तब आपकी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होगी। अभी तक कंट्री तो चाइना की तरफ कर दिया है, लेकिन अपना सारा इंटरेस्ट जो इस्टेब्लिशमेंट का है या करप्ट सियासतदानों का, वो सारा वेस्ट की तरफ है। तो इसमें एक कंफ्यूजन है कि वो ये किस तरह बैलेंस होगा। वहां से चाइना से पैसे लेके अगर भेजने फिर भी दुबई और लंदन में हो, तो फॉरेन पॉलिसी, और इनको भी पता है। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे एक अमेरिकन डिप्लोमेट दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि मैं यार, एक दफा मुझे एक दोस्त मिल गया पाकिस्तानी मैनहट्टन में, और उस बंदे ने 2-4 घंटे में यहां पे रोलेक्स और टिफनी के स्टोरों में और शनेल के स्टोरों में इतनी शॉपिंग की जो मेरी 1 साल की तनख्वाह है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन या ब्रिटिश लोगों को नहीं पता? मैं इस दफा पाकिस्तान गया हूं, मैं 5 दिन रुका हूं, मैं हल्फन कह सकता हूं एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास के हाथ में मैंने 30 लाख रुपए की रोलेक्स देखी, 30 लाख रुपए की। तो आपके क्या ख्याल में, अमेरिकन या जो ब्रिटिश है या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनको ये नहीं पता कि ये पैसा लेके कहां जाते हैं? आपने मुल्क का सारा टर्न जो चाइना की तरफ, हमारी दोस्ती हिमालय से बड़ी, मैं समझता हूं होनी भी चाहिए, लेकिन ये बच्चे भी तो उधर पढ़ाए ना अपने बीजिंग में, अपने करप्शन के पैसे भी शंघाई में रखे ना आप लंदन के, मेरा मकसद लॉयड एंड लॉयड में क्यों जमा कराते हैं बच्चे आपके? इस वक्त पाकिस्तान में फैशन है एस्टेब्लिशमेंट का और करप्ट सियासतदानों का कि चाहे बच्चा किसी टूटी फूटी यूनिवर्सिटी में, किसी कम्युनिटी कॉलेज में दाखिल कराया जाए अमेरिका में या लंदन में, चाहे वो इंग्लिश सीखने आए लंदन में, लेकिन भेजना जरूर है लंदन में। तुसी ऐसा ही आए हो, ਤੁਹਾਡੀ मेरी अचानक मुलाकात हो गई सी सर। आपने बताया नहीं, आप खाना खा रहे थे और मैं भी आपके पास से इत्तेफाक से गुजरा, लेकिन हमारी मुलाकात फिर थोड़ी देर ही हो सकी। मैं बल्कि अगली दफा चिम्मा साहब आके इंशाल्लाह पाकिस्तान आपके साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहता हूं और आपसे लर्न करना चाहता हूं। मैं आपके हर प्रोग्राम देखता हूं और आपकी चीजें मैं नोट करता हूं, लर्न करता हूं। सर यू आर वेरी काइंड, बड़ा अच्छा लगा था आपसे मिलके लास्ट टाइम। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा, आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो इंडिया के हवाले से है। हम हर जगह पे इंडिया का इल्जाम लगा देते हैं, FATF इंडिया सानू फाता है, इतने है उन्हें है करता है, हर जगह कर दी है। इंडिया फैक्टर में इसको रूल आउट नहीं कर रहा है, होगा। और ऑब्वियसली देखिए उनका क्या काम है, यही काम होता है, आपके दुश्मन मुल्क है उसने यही करना है, तो एस्टैब्लिशमेंट को और बाकी दारों को भी, सियासतदानों को भी इस चीज का पता है, तो उसकी प्लानिंग करनी। ये बात किस हद तक सही है कि पाकिस्तान, अमरीकी जो पाकिस्तान के वहां फॉरेन ऑफिस के लोग हैं या पाकिस्तान वैसे जो हैं, वो समझते हैं कि जो भारत के लोग फॉरेन अमेरिका उसमें व्हाइट हाउस में है या स्टेट डिपार्टमेंट में है या जो दूसरे इदारों में है, वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या कि हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है और हम इल्जाम जो है वो इंडियंस पे लगा देते हैं कि जी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। देखिए, मैंने वॉशिंगटन डीसी में रह के इन चीजों को बड़ा क्लोजली वॉच किया। पाकिस्तानी, एक तो हमारी एम्बेसी उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी इंडियन एम्बेसी एफिशिएंट, जितना इंडियन फॉरेन ऑफिस जितना। अब मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, कंपैरिजन करें जरा। यहां पे जयशंकर साहब, ही इज एन एम्बेसडर, कैरियर डिप्लोमेट, लेकिन देखें मोदी साहब की पॉलिसी से किस तरह अलाइंड हुए हैं वो। ये कैरियर डिप्लोमेट जो इतना पढ़ा लिखा, सारी जिंदगी डिप्लोमेसी सीखी हो, वो भी हिंदुत्व के आइडिया को खरीद लेगा, वो भी हिंदुत्व के आइडिया से अलाइंड हो जाएगा। मेरे लिए ये शॉकिंग था। दूसरे तरीके से, जिस तरीके से वो कमिटेड है, मैंने वो कमिटमेंट नहीं देखी। और तीसरी बात यह है, मेरे कई दोस्त इंडियन माइंड कर जाते हैं, लेकिन हकीकत है, जो नफरत के बीज इंडिया में मोदी साहब ने बोए हैं, वो अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के घरों तक पहुंच रहे हैं। बाहर निकलते हैं वो तो ब्लैक लाइव मैटर को वो कहते हैं, नहीं जी ब्लैक लाइव मैटर, लेकिन अंदर जाते हैं तो वो जब सुनते हैं कि वो पाकिस्तान को मारें, पाकिस्तान से फलां मंदिर गिरा दें, फलां मस्जिद गिरा दें, बाबरी मस्जिद,
वो अपने पेरेंट्स के जब देखते हैं वो इतनी नफरत इस्लाम के खिलाफ, इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ, तो वही बच्चे जो अमेरिकन बॉर्न इंडियन है वो बाहर निकल के बिहेव डिफरेंटली करते हैं। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूं इसको। मैंने अपने बच्चों को इस तरह रेज नहीं किया इस नफरत के साथ जिस तरह मैं देख रहा हूं कि इंडियन अमेरिकन में नफरत आ रही है। ये जो इंडिया इस वक्त जिस साइड पे मोदी साहब लेके जा रहे हैं, मैं कई दफा ये जोर जोर से कह चुका हूं, ये इंडिया के लिए बेहतर नहीं है। इंडिया देखे, मैंने अगले दिन एक जगह बैठ के कहा था, हमें सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को 95% पॉपुलेशन इज मुस्लिम, लेकिन आपकी मजबूरी है सेकुलरिज्म। पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आपके पास मुसलमान बैठे हैं, आप सबको पाकिस्तान भेज देंगे। आप हर बात पे उनको कहते हैं कि जाओ निकल जाओ पाकिस्तान चले जाओ, या आप उनको घर वापसी करा लेंगे, 25 करोड़ मुसलमानों को हिंदू कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन आप रखेंगे जूते मार मार के, लेकिन आपके कॉन्सिक्वेंसेस आगे मजीद बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये आई गारंटी यू इट, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो कुछ मोदी साहब का आइडिया है इज नॉट अ गुड आइडिया इन 21st सेंचुरी। माजी में लोग करते रहे हैं, तबाहियां हुई हैं। आपने जमहूरियत को, आपने जंगों को जमहूरियत के लिए यूज किया। दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जंगों को जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया है। ये बड़ा आपने बड़ी वैलिड और ऑथेंटिक बात की है सर। साजिद तारड़ साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग यू, और जितना आप दिल से बात करते हैं और जो आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो हमारे पास आता है, उसका शेयर करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एनालिसिस। थैंक यू सो मच। पाक जिंदाबाद।